ये कहानी मिर्जापुर नामक गांव की है, जहां पर सुषमा अपनी बेटी और सास ससुर के साथ रहती थी। सुषमा गर्मी के समय में आम बेचने का काम किया करती थी। वो प्रतिदिन भगवान की पूजा किया करती थी। सुषमा के पड़ोस में एक वीरू नाम का आदमी रहता था, जो आइसक्रीम बेचने का काम करता था। वो हमेशा सुषमा के परिवार की गरीबी देखकर उनका बहुत मजाक बनाता था। सुषमा का हर रोज का नियम था, वो आम बेचने जाने से पहले अपने सास ससुर का आशीर्वाद जरूर लिया करती थी। ज्यादातर सुषमा और वीरू एक साथ ही अपना ठेला लेकर बाजार में बेचने के लिए निकलते थे। एक दिन की बात है, सुषमा सुबह अपना आम का ठेला लेकर बाजार के लिए निकलती है कि तभी वीरू भी अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर निकलता है। बाजार के बीचों बीच अपना ठेला लगाकर दोनों अपना अपना काम शुरू करते हैं। तभी वीरू के ठेले पर एक छोटी सी बच्ची आती है। वो काफी दिनों से भूखी लग रही थी। वो वीरू से कहती है, अंकल अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना, बस एक आइसक्रीम दे दो। अरे चल चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वीरू उस छोटी सी बच्ची को अपने आइसक्रीम के ठेले से भगा देता है। तभी वीरू की नजर सुषमा के ठेले पर जाती है, जहाँ पर आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। ये देखकर वीरू मन ही मन सोचता है, ये सुषमा का ठेला तो कहीं पर भी अच्छा चलता है, इसे यहाँ से भी भगा देता हूँ। मन में ऐसा सोचकर वीरू सुषमा के पास चला जाता है और कहता है, अरे सुषमा, तुम्हारे आम के ठेले की वजह से लोग मुझसे आइसक्रीम नहीं खरीद रहे हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं वीरू भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों का धंधा बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सुषमा बहुत ही सीधी सादी औरत थी। उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपना ठेला लेकर बाजार की दूसरी तरफ चली जाती है। वहाँ जाकर वो कहती है, ताजे ताजे पके हुए आम ले लो, चीनी से भी मीठे आम ले लो। सुषमा की आवाज सुनकर कई सारे लोग उससे आम खरीदने के लिए आते हैं। उस दिन सुषमा के आधे से ज्यादा आम बिक चुके थे। देखते ही देखते सुषमा के सारे आम बिक जाते हैं। इसलिए सुषमा थककर एक पेड़ की छाया में बैठ जाती है। सुषमा खाना खाने के लिए अपना खाना निकालती है। तभी उसकी नजर एक भिखारी पर जाती है, जो आते जाते लोगों से खाना मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। ये देखकर सुषमा को बहुत बुरा लगता है। वो अपना खुद का खाना उस भिखारी को दे देती है। तभी वो भिखारी आश्चर्य भरी नजरों से सुषमा को देखने लगता है। तो सुषमा उससे कहती है, खा लीजिए बाबा, आपको बहुत भूख लगी है ना, ये सारा खाना आप खा लीजिए। सुषमा के ऐसे व्यवहार से वो भिखारी बहुत खुश होता है। सुषमा अपना खाना उसको खिलाकर अपना ठेला लेकर घर की ओर निकलती है। तभी एक साधु बाबा सुषमा को रोककर उससे कहते हैं, बेटी कहाँ जा रही हो? बहुत प्यासा हूँ, जरा पानी पिला दो। बाबा, मेरे पास तो पानी है नहीं, लेकिन आप रुकिए, मैं अभी आसपास से आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुषमा तुरंत पानी की तलाश में चली जाती है और पानी लेकर बाबा के पास आ जाती है और बाबा को पानी पिला देती है। आपको जितना पानी पीना है पी लीजिए बाबा, आज बहुत धूप है। साधु बाबा पानी पीकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुषमा अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी सुषमा देखती है कि एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे लेटी हुई थी और बुखार के कारण कांप रही थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर सुषमा अपने मन में सोचती है, लगता है इनकी तबीयत खराब है, मैं अपना गमछा इनको उड़ा देती हूँ, इससे इनको थोड़ी राहत तो मिल ही जाएगी। मन में ये सोचकर सुषमा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे अपना गमछा उड़ा देती है। हाँ, अब ठीक है, इससे इनको थोड़ा आराम तो मिलेगा। उसके बाद सुषमा अपने घर के लिए थोड़ी बहुत सब्जियां खरीदकर अपने घर चली जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। रात के समय सुषमा अपने सास और ससुर से कहती है, आपको पता है सासू माँ, आज मेरे सारे आम बिक गए थे। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह सुषमा का परिवार खुशी खुशी रह रहे थे। सुषमा की खुशी देखकर वीरू को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन वो अपने मन में सोचता है,
ये सुषमा की बच्ची आम बेचती है, लेकिन फिर भी इसकी अच्छी कमाई हो जाती है। इसका तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। एक आइडिया है मेरे पास। आज रात में इसका ठेला और सारे आम चुरा लूंगा, फिर देखता हूँ इसका परिवार कैसे खुश रहता है। रात को वीरू चोरी छुपे सुषमा के आंगन में घुस जाता है और सुषमा का ठेला और आम चुराकर अपने घर ले जाता है। अगली सुबह सुषमा जब उठकर अपने आंगन में आती है तो वो देखती है कि उसका आम और ठेला दोनों ही गायब है। ये देखकर सुषमा बहुत दुखी होती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, अब अपने घर का गुजारा कैसे करूंगी मैं? मेरा तो ठेला और आम दोनों किसी ने चुरा लिया। अब मैं क्या करूंगी? मेरा सारा परिवार तो मेरे कमाई पर निर्भर है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? सुषमा अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं पर बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सुषमा की बेटी आरती वहाँ पर आकर अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ, आज आप इतना सुबह सुबह परेशान क्यों हो? अब मैं क्या बताऊं बेटी, किसी ने ठेला और आम दोनों ही चुरा लिए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे हाँ, सच्ची में माँ, हमारे यहाँ तो चोरी हो गई। आप चिंता मत करो माँ, कुछ न कुछ हल जरूर निकल कर आएगा। हाँ, मैं कोई और काम ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। सुषमा बहुत उदास थी। नया काम ढूंढने के लिए वो घर से निकल जाती है। सुषमा को कहीं जाता देख वीरू मन ही मन बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ सुषमा काम की तलाश में पूरे गांव में घूमने लगती है। तभी उसे वही साधु बाबा दिखाई देते हैं जिसको उसने पानी पिलाया था। वो साधु बाबा के पास जाती है और कहती है, प्रणाम बाबा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, कृपया कर मेरी थोड़ी मदद कीजिए। अवश्य बेटी, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है लोगों की सहायता करते हुए। तुम निस्वार्थ भावना से सबकी मदद करती हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऐसा कहकर साधु बाबा एक छोटा सा पौधा प्रकट करते हैं और कहते हैं, ये पौधा तुम अपने साथ घर ले जाओ और इसको अपने आंगन में बो देना। ये एक जादुई पौधा है। एक दिन में ही ये एक विशाल आम के पेड़ का रूप धारण कर लेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, लेकिन ये पौधा जादुई है, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता। तुम इसे अपने आंगन में बो देना, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। साधु बाबा से वो पौधा लेकर सुषमा अपने घर आ जाती है और अपने आंगन में वो पौधा लगा देती है। अगली सुबह जब सुषमा सोकर उठती है तो उस पौधे को देखने जाती है। वो पौधा अब एक विशाल आम के पेड़ में बदल गया था। ये देखकर सुषमा बहुत हैरान हो जाती है और अपनी सास और बेटी दोनों को आवाज लगाकर बुलाती है। माँ, कल तक तो यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं था, फिर अचानक से यहाँ पर इतना विशाल पेड़ कैसे आ गया? उसके बाद सुषमा अपनी बेटी और सास को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर वो सभी बहुत खुश होती हैं। माँ, इस आम के पेड़ के आम तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्या एक आम मैं खा लूँ? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। आरती उस पेड़ में से एक आम तोड़ लेती है। वो जैसे ही आम अपने हाथ में लेती है वो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि वो आम कोई साधारण आम नहीं था बल्कि सोने का आम था। माँ, ये तो सोने का आम है। इसका मतलब इस पेड़ पर जितने भी आम लगे हैं वो सब सोने के हैं। सुषमा और 2-4 आम तोड़कर देखती है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि पेड़ पर लगे सभी आम सोने के थे। सुषमा पेड़ से 4 आम तोड़कर सुनार के पास जाती है और उन आमों को बेच देती है। उन सोने के आम के बदले सुषमा को ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। अब मानो उनकी जिंदगी के सारे कलेश दूर हो गए थे। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो सोने का आम बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लेते थे। धीरे धीरे सुषमा का परिवार बहुत अमीर हो गया। उन्होंने एक बहुत बड़ा घर बना लिया और शानो शौकत से रहने लगे। लेकिन ये बात वीरू को कहाँ पचने वाली थी। सुषमा की तरक्की देखकर वो बहुत जल जाता है। मैंने इसके परिवार को बर्बाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये तरक्की पे तरक्की किए जा रही है। अब मैं सुषमा को किसी काम पर भी जाते हुए नहीं देखता हूँ। फिर ये इतना पैसा ला कहाँ से रही है? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। वीरू चोरी चुपके सुषमा के घर में नजर रखने लगता है
ऐसा करते हुए उसे जादुई सोने के आम के पेड़ के बारे में पता चल जाता है। ये जानकर वो बहुत अचंभित होता है और अपने मन में सोचता है, आखिर इस औरत को ये सोने के आम वाला पेड़ मिला कहाँ से? कहीं से भी मिला हो, आज रात में इस पेड़ का खात्मा कर दूंगा। उसी रात वीरू पेट्रोल डालकर उस पेड़ को आग लगा देता है, जिस कारण सोने के आम वाला पेड़ आग में झुलस जाता है। अगली सुबह जब सुषमा पेड़ को जला हुआ देखती है तो खूब रोती है। तुम्हारी ये हालत किसने कर दी जादुई पेड़? तुम इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो, प्लीज वापस आ जाओ। तभी वहाँ पर सुषमा की बेटी और सास दोनों आ जाती है। जब दोनों आग से झुलसा हुआ पेड़ देखती है तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो पेड़ कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। तुम्हारे पड़ोसी वीरू ने मेरी ये हालत की है। वो तुम्हारी तरक्की से बहुत चिढ़ता है। मैं तो अब मरने वाला हूँ, मुझे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो सोने के आम का पेड़ वहाँ पर एक जादुई फ्रॉक प्रकट करता है और कहता है, ये एक जादुई फ्रॉक है। इस फ्रॉक से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर वो पेड़ चुप हो जाता है और फिर कभी नहीं बोलता। सुषमा और उसके परिवार को वीरू पर बहुत गुस्सा आता है। वो जादुई फ्रॉक को सबसे पहला आदेश देते हैं कि वो वीरू को सबक सिखाए। तभी फ्रॉक में से डंडे चप्पल निकलते हैं और वो वीरू के घर जाकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। इतनी पिटाई कि उसके एक टांग और एक हाथ टूट जाता है। अब वीरू चारपाई पर पड़ जाता है और दूसरी तरफ आम के पेड़ के जादुई फ्रॉक के कारण सुषमा का परिवार अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है। एक समय की बात है, बीना माता पिता और अपनी बहन काम्या के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। बीना और काम्या जुड़वा बहनें थी, परंतु दोनों का रंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जहाँ काम्या बहुत ही ज्यादा गोरी चिट्टी और सुंदर थी, वहीं बीना का रंग बहुत ज्यादा सांवला था। परंतु बीना और काम्या के माता पिता कभी उन दोनों में फर्क नहीं करते थे और उन दोनों को एक जितना प्यार करते थे। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन काम्या स्कूल में जब लंच में अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही होती है, तभी वहाँ पर बीना जाती है और काम्या से कहती है, काम्या, मैं आज लंच लाना भूल गई हूँ, क्या तुम मेरे साथ अपना लंच शेयर करोगी? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुझे भूख लगी है तो अपना लंच लेकर आना चाहिए था। अरे, इन दोनों को देखकर लगता ही नहीं है कि ये दोनों बहनें हैं। एक धूप तो एक छाँव लगती है, एक दिन तो एक रात लगती है। हाँ यार, तू कह तो बिल्कुल सही रही है। देखा, तेरी वजह से मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक बना रही हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि तू मुझसे दूर रहा कर और मेरी क्लास में तो बिल्कुल मत आया कर। अब चली जा यहाँ से। बेचारी बीना कुछ नहीं कहती और अपनी क्लास में वापस चली जाती है। फिर जब दोनों बहनें स्कूल से घर वापस आती है तो काम्या गुस्से में अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, आप बीना को समझा लो कि वो मुझसे दूर रहा करे। इसकी वजह से लोग मेरा मजाक बनाते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कहते काम्या बेटा, बीना तुम्हारी बहन है। अगर उसे कोई कुछ कहता है तो तुम्हें उन्हें डांट कर बीना का साथ देना चाहिए, उसके लिए खड़ा होना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर काम्या गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वो दिन इसी तरह गुजर जाता है। फिर एक दिन उन दोनों की माँ उन्हें अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, अच्छा तुम दोनों सुनो, कल पिंकी आंटी के बेटे का बर्थडे है, इसलिए तुम दोनों को वहाँ जाना है। लेकिन उससे पहले उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले आओ। और हाँ, गिफ्ट लेने तुम दोनों साथ जाओगी। माँ, अगर गिफ्ट ही लाना है तो मैं अकेले ही ले आती हूँ। इस काली कलूटी को मेरे साथ भेजने की क्या जरूरत है? तुम्हें 36 बार समझाया है काम्या कि अपनी बहन के बारे में ऐसा बोलना बंद करो। माँ, जो सच है वही कह रही हूँ और मैं इसके साथ ना तो गिफ्ट लेने जाऊंगी और ना ही इसके साथ बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। अगर ऐसा है तो आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। अब तुम्हें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। अगर पॉकेट मनी चाहिए तो अभी गिफ्ट लेने और कल बर्थडे पार्टी में भी तुम्हें बीना के साथ जाना होगा। ठीक है, चली जाऊंगी। इसके बाद काम्या और बीना गिफ्ट लेने के लिए निकल जाती है, परंतु घर से थोड़ी दूर निकलते ही काम्या बीना से कहती है,
देख, मैं पहले ही बता रही हूँ, मुझसे पीछे होकर चलना, मेरे साथ साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हर बार की तरह तेरी वजह से मेरी कोई बेइज्जती करे। ठीक है काम्या। इसके बाद काम्या आगे आगे चलने लगती है और बीना उसके पीछे पीछे। वो दोनों गिफ्ट की शॉप पर जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में काम्या को एक बुढ़िया रोक लेती है और कहती है, बेटा, मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं 4 दिन से सड़क पर भटक रही हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? एक तो मेरा पहले से ही मूड खराब है, ऊपर से तुम जैसे भिखारी लोग आकर मेरे सर पर और चढ़ जाते हो। पता नहीं सरकार तुम जैसे लोगों पर बैन क्यों नहीं लगाती। बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे तो बस थोड़ा सा खाना चाहिए। मैंने एक बार में कहा, समझ नहीं आया क्या? हटो सामने से मेरे। ऐसा कहकर काम्या उस कमजोर बुढ़िया को धक्का देकर आगे निकल जाती है। पीछे से ये सब कुछ बीना देख रही होती है। बीना उस बुढ़िया के पास आती है और उसे उठाती है और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस बुढ़िया को देते हुए कहती है, ये लीजिए अम्मा जी, आप इन पैसों से कुछ खाने के लिए ले लीजिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम दोनों बहनें हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों में कितना अंतर है। एक से मैंने मदद मांगी तो उसने मुझे धक्का दे दिया, लेकिन तुमसे तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम सच में बहुत अच्छी हो। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा जी, बस मेरी बहन थोड़ी गुस्से में थी, इसलिए उसने ऐसा बर्ताव किया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लड़की सच में बहुत ही ज्यादा घमंडी है, इसलिए वो मेरी परीक्षा में असफल रही है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? बीना के इतना कहती ही वो बुढ़िया एक परी के रूप में बदल जाती है। हाँ, मैं कुछ दिनों से इस पृथ्वी लोक पर घूम रही हूँ और लोगों की परीक्षा ले रही हूँ कि उनके अंदर अभी भी दया भावना बची है या नहीं। लेकिन मैं अभी तक जितने भी लोगों से मिली, सभी के सभी बहुत ही घमंडी और लालची लोग निकले। किसी ने मेरी मदद करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन आज मुझे तुम जैसी नेक और अच्छी लड़की मिली, इसलिए मैं उपहार के रूप में तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देना चाहती हूँ। आप मदद के बदले मेरी मदद करना चाहती हैं? ये जानकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती। बीना, तुम तो मेरी अपेक्षा से भी ज्यादा अच्छी हो। चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ अनमोल देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो परी बीना को अपने जादुई कालीन पर बैठाकर एक बहुत ही सुंदर जंगल में ले जाती है और जंगल के बीच बीच में उतरती है, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और विशाल कुआं होता है। फिर उस कुएं की तरफ इशारा करते हुए परी कहती है, बीना, ये जो तुम कुआं देख रही हो, ये कोई मामूली कुआं नहीं है, बल्कि ये जादुई कुआं है और आज इसी से मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। बीना को परी की बात कुछ समझ नहीं आती। फिर वो परी कुछ मंत्र पढ़ती है और उस जादुई कुएं से एक सुनहरा लहंगा और एक सुनहरी लिपस्टिक निकलती है। परी उस सुनहरे लहंगे और सुनहरे लिपस्टिक को बीना के हाथों में देते हुए कहती है, तुम्हारे हाथ में जो ये सुनहरा लहंगा और सुनहरी लिपस्टिक है, ये इस जादुई कुएं की देन है, इसलिए ये दोनों चीजें भी जादुई है। ये तो मामूली लहंगा और मामूली लिपस्टिक लग रही है, इसमें क्या जादुई है? हाँ, दिखने में ये मामूली लग रहे होंगे, लेकिन ये लहंगा तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। इस लहंगे को पहनते ही तुम अत्यंत खूबसूरत हो जाओगी और इस सुनहरी लिपस्टिक को लगाते ही तुम जिस भी चीज की इच्छा करोगी वो तुम्हें मिल जाएगी। मैं जानती हूँ तुम्हें इन दोनों में से किसी भी चीज का लालच नहीं है, लेकिन इसे तुम मेरी तरफ से आशीर्वाद समझकर रख लो। इस बार बीना परी की बात नहीं टालती और उस सुनहरे लहंगे और सुनहरी लिपस्टिक को रख लेती है और फिर उस सुनहरे लहंगे को पहन भी लेती है। उस सुनहरे लहंगे को पहनते ही बीना सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। फिर अपना आशीर्वाद देकर परी बीना से विदा लेती है और वहाँ से अदृश्य हो जाती है। परंतु बीना उस जंगल में पहली बार आई थी, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ से बाहर कैसे निकले। परी जी तो यहाँ से गायब हो गई है, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। अब मैं क्या करूं? इस जंगल में तो मैं पहली बार आई हूँ, मुझे तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं पता। ये सब सोचकर बीना चिंता में पड़ जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास जादुई सुनहरी लिपस्टिक है। बीना उस जादुई सुनहरी लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है और फिर कहती है,
काश यहाँ पर अभी एक जादुई कालीन प्रकट हो जाए जो मुझे इस जंगल से बाहर निकाल सके। बीना के इतना कहती ही वहाँ पर जादुई कालीन प्रकट हो जाता है और बीना उस पर बैठकर उस जंगल से बाहर आ जाती है और वो जादुई कालीन बीना को उसके घर तक भी पहुँचा देता है। बीना की माँ और बहन यानी काम्या घर के बाहर ही होती है। जब वो बीना को उड़ते हुए कालीन से घर आते देखती हैं, तो वो हैरान रह जाती है और उनकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब वो बीना को सामने से देखती है। बीना, ये सच में तू है क्या या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मेरी बच्ची, तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? माँ, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, चलो घर में चलकर बताती हूँ। ऐसा कहकर बीना अपनी माँ को घर में ले जाती है और उन्हें शुरू से लेकर सारी कहानी बताती है। बीना की बात सुनकर काम्या को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। मैं सच में एक नंबर की बेवकूफ हूँ। मुझे उस बुढ़िया की मदद करनी चाहिए थी। अगर मैं उस बुढ़िया की मदद कर देती तो आज वो सुनहरा लहंगा और लिपस्टिक मेरे पास होती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। वो जादुई सुनहरी लिपस्टिक है तो हमारे घर में ही। अब इस सुनहरी लिपस्टिक का इस्तेमाल करके मैं ढेर सारा पैसा, हीरे जवाहरात सब कुछ मांग लूंगी और फिर मुझे इन सब लोगों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और एक बड़ा सा बंगला बनाकर अलग से रहूंगी जहाँ मुझे कोई रोक टोक नहीं लगा सके। ये सब सोचकर एक रात को काम्या बीना के कमरे में घुस जाती है और वहाँ से उसकी सुनहरी जादुई लिपस्टिक चुरा कर ले आती है और अपने कमरे में आकर शीशे के सामने बैठकर उसे लगाने लगती है। अब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। परंतु काम्या जैसे ही उस जादुई सुनहरी लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है, उसकी पूरी त्वचा काली हो जाती है और लटकने भी लग जाती है, जैसे किसी 80 साल की बुढ़िया की त्वचा होती है। अपना ये हाल देखकर काम्या की चीख निकल जाती है। काम्या की चीख सुनकर उसकी माँ और बीना वहाँ पर पहुँच जाती है। काम्या का ये हाल देखकर दोनों वजह पूछते हैं, जिसके बाद काम्या उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर बीना कहती है, काम्या, तुमने मेरी आधी बात सुनी थी। पूरी बात ये है कि अगर कोई भी लालची व्यक्ति लालच से इस जादुई सुनहरी लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाएगा तो उसका तुम्हारा जैसा हाल हो जाएगा। तुम सही कह रही हो। मैं लालच में पागल हो गई थी और आज ही नहीं, मैं हमेशा से ही पागल थी, जो खूबसूरती के पीछे हमेशा भागती रही और इस खूबसूरती बदसूरती जैसी चीजों की वजह से तुम्हें हमेशा ताने देती रही। मुझे माफ कर दो बहन, आज मुझे पता चल गया कि ऐसे रहकर कैसा लगता है। बीना काम्या को माफ कर देती है और फिर उस सुनहरी जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाकर काम्या को ठीक करने की प्रार्थना करती है और उसकी प्रार्थना सफल भी हो जाती है। काम्या की त्वचा पहले जैसी हो जाती है। उस दिन के बाद से काम्या बीना से नफरत करना बंद कर देती है और दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लग जाती है।